नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले भाग में देखा कि नए रिश्तों की शुरुआत हुई, लेकिन अब कहानी में भावनाओं की उलझनें बढ़ने वाली हैं। सोच और स्वभाव आपस में टकराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जेन ऑस्टिन द्वारा लिखा प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल का अगला अध्याय। लॉन्गबॉर्न से थोड़ी दूर एक परिवार रहता था, जिसे बेनेट परिवार काफ़ी आत्मीय हो गया था। सर विलियम लुकास पहले से ही मैरिटन में व्यापार करते थे, जहां उन्होंने अच्छी संपत्ति बनाई थी। अपने मेयर होने के समय किंग के भाषण द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि मिली थी, और जब से उन्हें यह उपाधि मिली थी, तब से उन्होंने अपने जीवन में एक परिवर्तन को महसूस किया था। उन्हें अपने व्यापार को लेकर और एक छोटे शहर में घर होने के कारण अच्छा नहीं लगता था। दोनों को छोड़ने के बाद वे अपने परिवार को मैरिटन से 1 मील दूर लेकर गए थे, जिसे उस समय से लुकास लॉज के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ वे अपने महत्व के बारे में आनंद से सोचते थे और बिजनेस के से बिना प्रभावित हुए सारी दुनिया से नाता जोड़ने में खुद को व्यस्त रखते थे। अपनी उपाधि से खुश होने के बावजूद उन्हें यह गौरवशाली नहीं लगता था, बल्कि ठीक इसके उल्टे वे सब पर ध्यान देते थे। स्वभाव में विनम्र, मित्रवत और ध्यान रखने वाले होने के कारण सेंट जेम्स में उनकी उपस्थिति ने उन्हें शिष्ट बना दिया था। लेडी लुकास काफ़ी अच्छी औरत थी। वे इतनी चतुर नहीं थी मिसेज बेनेट की अच्छी पड़ोसन न बन सकी। उनके कई बच्चे थे। उनमें से सबसे बड़ी वाली लगभग 27 साल की एक समझदार, बुद्धिमान युवती थी, और वे एलिजाबेथ की अंतरंग दोस्त थी। मिस लुकास परिवार और मिस बेनेट परिवार एक बॉल में मिलकर बातें कर सके, यह बहुत ज़रूरी था, और सम्मेलन की अगली सुबह उन्हें लॉन्गबॉर्न में यह बात करने का अवसर मिल भी गया। सलॉट, तुमने शाम की अच्छी शुरुआत की, मिसेस बेनेट ने अधिकार के स्वर में मिस लुकास से कहा। तुम मिस्टर बिंगले की पहली पसंद थी। हाँ, लेकिन वे अपनी दूसरी पसंद को अधिक पसंद करने लगे थे। ओह, तुम्हारा मतलब जेन से है? मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ 2 बार डांस किया। पक्की बात है कि ऐसा लगा कि वे उसे पसंद कर रहे थे। मैंने इस बारे में कुछ सुना था, लेकिन मैं मिस्टर रॉबिन्सन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। शायद तुम्हारा मतलब उससे है, जो मैंने उसके और मिस्टर रॉबिन्सन के बारे में सुना। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मिस्टर रॉबिन्सन उससे पूछ रहे थे कि उन्हें मिस्टर मैरिटन सम्मेलन कैसा लगा। क्या वे नहीं सोचते कि वहाँ कमरे में अनेक सुंदर लड़कियाँ मौजूद थी, और उन्हें सबसे अधिक कौन सुंदर लगी? वे उनके अंतिम सवाल का तुरंत ही जवाब दिया। ओह, सबसे बड़ी वाली मिस बेनेट, बिना किसी शंका के। इस मामले में 2 मत हो ही नहीं सकते। कसम से। अच्छा, यह तो तय हो गया है, जैसा लगता है, लेकिन इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकल सकता। तुम जानती हो एलिजा, मैंने जो सुना वह तुम्हारी सुनी बातों से ज्यादा अर्थपूर्ण था, सलॉट ने कहा। मिस्टर डार्सी उतना सुनने लायक नहीं है जितना उनके दोस्त हैं, है ना? बेचारी एलिजा, सिर्फ सहने लायक होने के लिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि उसके बुरे व्यवहार के बारे में लिजी को परेशान मत करना, क्योंकि वो बहुत बेकार आदमी है, और उसके द्वारा पसंद किया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कल रात मिसेस लंस ने मुझे बताया कि वो उसके साथ आधे घंटे बैठा और उसने एक बार भी मुंह नहीं खोला। महोदया, क्या आप पक्का कह रही हैं? क्या यहाँ कोई गलती नहीं हो रही? जेन ने कहा। मैंने मिस्टर डार्सी को उनसे बातें करते हुए देखा। उससे पूछा कि नेदरफील्ड कैसा लगा, और उसमें कोई जवाब देते हुए नहीं बना, लेकिन उसने कहा कि उसे ऐसी बातें बोले जाने पर बहुत गुस्सा आया। मिस बिंगले ने मुझे बताया, जेन ने कहा। वह ज्यादा नहीं बोलता जब तक करीबी लोगों के साथ ना हो। उन लोगों के साथ वह बहुत दोस्ताना हो जाता है। मैं एक शब्द में भी विश्वास नहीं करती, दोस्त। अगर वह इतना दोस्ताना होता तो जरूर मिसेस लंस से बातें करता, लेकिन मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि यह कैसा था। सबका कहना है कि उसे अभिमान ने खा रखा है, और मैं कह सकती हूँ कि उसने कहीं से सुन रखा था कि मिसेस लंस बगी नहीं रखती। वे बॉल में एक किराए की गाड़ी में आई थी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने मिसेस लंस से बातें की या नहीं की, मिस लुकास ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे एलिजाबेथ के साथ डांस करना चाहिए था। फिर किसी और समय लिजी, उसकी माँ ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसके साथ डांस नहीं करती। महोदया, मेरा विश्वास है, मैं आपसे वादा करती हूँ
कि उसके साथ कभी डांस नहीं करूंगी। उसका अभिमान, मिस लुकास ने कहा, मुझे उतनी चोट नहीं पहुंचाता जितनी किसी और का अभिमान पहुंचाता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहाना है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि परिवार, संपत्ति और हर सुख सुविधा वाला एक युवक अपने बारे में ऊंचा नहीं सोच सकता। अगर मुझसे पूछा जाए तो उसके पास अभिमानी होने का अधिकार है। यह बिल्कुल सही है, एलिजाबेथ ने जवाब दिया। मैं इसको अभिमान माफ कर देती अगर उसने मेरे अभिमान को चोट ना पहुंचाई होती। अभिमान, मैरी ने कहा, जो अपने विचारों की गंभीरता पर खुद को शाबाशी देती थी, एक बहुत सामान्य अवगुण है। मैं विश्वास करती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह बहुत सामान्य है और मानव स्वभाव को इसकी आदत है। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो किसी न किसी गुण पर, और वास्तविक हो या काल्पनिक, अपने आप पर गर्व करते हैं। घमंड और अभिमान अलग अलग चीजें हैं, हालांकि दोनों का उपयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। अभिमान का मतलब है हम अपने बारे में क्या नजरिया रखते हैं, और घमंड का मतलब है हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं मिस्टर डार्सी की तरह अमीर होता, युवा लुकास चिल्लाया, जो अपनी बहन के साथ आया था, तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कितना घमंड नहीं समझता है। मैं शिकारी कुत्तों का एक झुंड रखता और रोजाना एक बॉटल वाइन पीता। तब जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पी सकोगे, मिसेस बेनेट ने कहा। और अगर मैं तुम्हें ऐसा करते देखती तो तुम्हारी बॉटल ले जाती। लड़के ने विरोध किया, नहीं, आप ऐसा नहीं करती। और वे बोलती रही, हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा करती। और यह बहस उस शाम के मिलन के खत्म होने तक चलता रहा। लंगबॉर्न की स्त्रियां जल्द ही नेदरफील्ड की स्त्रियों का इंतजार करने लगी। यह मुलाकात जल्द ही हुई। मिस बेनेट के अच्छे व्यवहार से ने मिसेस हर्ट्स और मिस बिंगले का दिल जीत लिया। हालांकि माँ का व्यवहार असहनीय था और छोटी बहनें बात करने लायक नहीं थी, पर दो बड़ी बहनों ने उनसे ज्यादा बात करने में इच्छा जाहिर की, जिनके द्वारा यह बात बड़े आनंद से स्वीकार की गई। लेकिन एलिजाबेथ ने उन सब के प्रति व्यवहार में उपेक्षा को देखा, जिसमें उनकी बहन भी अपवाद नहीं थे। वह उन्हें जेन के प्रति उनके अच्छे स्वभाव के बावजूद पसंद नहीं करती थी, जो उनके भाई की तारीफ के कारण प्रकट प्रतीत होता था। यह दिखाई देता था कि जब भी वे मिलते थे, मिस्टर बिंगले उनकी तारीफ करते थे, और उससे यह स्पष्ट होता था कि वे जेन उस प्राथमिकता को महत्व देने लगी थी जिसे वह उनके लिए सबसे पहले ही अपने मन में रखती थी। वह गहरे प्यार में पड़ गई थी, लेकिन यह सोचकर खुश होती थी कि दुनिया को इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि भावना की शक्ति, मिजाज पर नियंत्रण और व्यवहार में खुशनुमा अंदाज के साथ जेन इस चीज को बाहरी लोगों से अलग अपने मन में सुरक्षित रखती थी, और उसे यह बात की अपनी दोस्त मिस लुकास से बताई। यह शायद आनंददायक हो सकता है, सलट ने जवाब दिया, कि इस मामले में लोगों को इसे थोपा जाए, लेकिन इस तरह से सुरक्षित रहना नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर एक स्त्री अपने प्यार को उस इंसान से छुपाए जिससे वह प्यार करती है, तो वह उसे पाने का अवसर खो देगी। तब इस बात से बेकार ही सांत्वना मिलेगी कि दुनिया को भी इसका पता नहीं है। हर प्रेम में इतनी कृतज्ञता होता है कि इसे अपने आप पर छोड़ना ठीक नहीं है। हम सभी मुक्त होकर शुरुआत कर सकते हैं। एक हल्की प्राथमिकता काफी है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो बिना प्रोत्साहन के प्यार में पड़ सकते हैं। 10 में से 9 मामलों में औरत के लिए अच्छा होगा अगर वो जितना महसूस करती है उससे अधिक प्यार दिखाए। बिंगले तुम्हारी बहन को बेशक पसंद करता है, लेकिन उसे पसंद करने से ज्यादा कुछ और भी करना चाहिए अगर वह उसकी इस मामले में मदद नहीं करती है। लेकिन वह इस मामले में उसकी मदद करती है जितना उसका स्वभाव अनुमति देता है। अगर मैं उसके प्यार के बारे में सोचूं तो बिंगले एक भला इंसान होगा जो उसे नहीं महसूस कर सके। याद रखना एलिजा, वह जेन के स्वभाव के बारे में उतना ही जानता है जितना तुम जानती हो। लेकिन अगर एक औरत एक मर्द के लिए भावुक है और इसे छुपाने की कोशिश नहीं करती है, तो उसे इसका पता लग जाना चाहिए। शायद उसे पता लग जाना चाहिए अगर वह इसे देख सकता है। लेकिन हालांकि बिंगले और जेन अक्सर मिला करते हैं, पर यह मुलाकात कई घंटों की नहीं होती, क्योंकि वे अक्सर
पार्टियों में मिला करते हैं, इसलिए यह असंभव है कि वे हर पल एक दूसरे से बातें करने में बिताएं। जेन को हर उस आधे घंटे का लाभ उठाना चाहिए जिसमें वह उसका ध्यान खींच सकती है। जब वह इसके बारे में पक्की हो जाए तब प्यार में पड़ना काफी समय होगा, वह जितना चाहे। तुम्हारा प्लान अच्छा है, एलिजाबेथ ने जवाब दिया, जहाँ कुछ भी सवाल के घेरे में नहीं है सिवाय अच्छी तरह से शादी करने के। अगर मैं एक अमीर पति या कोई भी पति चाहती हूँ तो मैं हिम्मत से कह सकती हूँ कि मुझे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ये जेन की भावनाएं नहीं है, वह किसी योजना के मुताबिक यह काम नहीं कर रही है। अभी तक तो वह अपने बारे में और इस बात की संभावना के बारे में भी निश्चित नहीं है। वह उसे सिर्फ 2 सप्ताह से जानती है। जेन ने उसके साथ मैरिटन में 4 बार डांस किया है, उससे 1 बार उसी के घर में मिली है और उसके साथ उसने 4 बार डिनर किया है। उसका चरित्र समझने के लिए यह समय काफी नहीं है? वैसा नहीं है जैसा तुम बता रही हो। अगर जेन ने उसके साथ सच में डिनर किया होता तो उसे पता चल जाता कि उसकी भूख काफी अच्छी है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने 2 शामें साथ बिताई है और 4 शामें एक बड़ी बात है। हाँ, इन 4 शामों में उन्हें इस बात को समझने में सक्षम बनाया है कि दोनों कॉमर्स से ज्यादा विंगटन को पसंद करते हैं। लेकिन जहां तक किसी और महत्वपूर्ण लक्षण की बात है, मुझे नहीं लगता कि कुछ और पता लग पाया होगा। अच्छा, सैलॉट ने कहा, मैं जैन की सफलता की कामना करती हूँ और अगर उसकी कल शादी हो जाए तो मुझे लगता है कि उसे खुश होने का उतना ही अवसर मिलेगा मानो उसे उसका चरित्र पढ़ने के लिए 12 महीने मिल जाए। अगर दोनों एक दूसरे का स्वभाव पहले से ही पता लग जाए तो यह उनके संबंधों को किसी मामले में बेहतर नहीं बनाएगा। उनमें बाद में एक दूसरे के लिए अपने आप खींच पैदा हो जाएगी और यह बेहतर है कि जिस इंसान के साथ आपको जिंदगी बितानी है उसके बारे में कम से कम जानकारी रखी जाए। सलौट, तुम मुझे हंसा रही हो, पर यह सही नहीं है। तुम जानती हो यह सही नहीं है। तुम खुद इस तरह से कभी व्यवहार नहीं करोगी। अपनी बहन की तरफ मिस्टर बिंगले की दिलचस्पी पर बात करने में खोई हुई एलिजाबेथ को इस बात का इल्म नहीं था कि वह खुद उसके दोस्त की आंखों में रुचि पैदा कर रही थी। मिस्टर डार्सी ने पहले उसे सुंदर होने की अनुमति नहीं दी थी। उसने उसकी ओर बिना तारीफ के बॉल में देखा था। जब वे अगली बार मिले तो उसने उसकी ओर सिर्फ आलोचना करने के लिए देखा था। उसने बहुत जल्दी अपने आप को और अपने दोस्तों को स्पष्ट कर दिया था कि उसके चेहरे में सुंदरता का एक भी लक्षण नहीं है। फिर बाद में उसकी काली आंखों में सुंदर अभिव्यक्ति को देखकर उसे यह बुद्धिमत्ता की निशानी लगने लगा। इस खोज के साथ और भी विशाल खोजें हुई। हालांकि अपनी आलोचक आंखों से उसने एलिजाबेथ की संपूर्ण समरूपता में एक गलती खोज निकाली। उसे यह मानना पड़ा था कि उसके शरीर का आकार हल्का और सुदर्शन था। उसके इस बात पर दबाव डालने के बावजूद कि एलिजाबेथ का व्यवहार फैशनेबल नहीं है और लोगों की तरह, वह उसके विनोद स्वभाव का कायल हो गया। इस बात की उसे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। उससे मतलब एलिजाबेथ को, उसके लिए वह एक ऐसा आदमी था जो कहीं भी दोस्ताना नहीं हो सकता था और जिसे वह इतनी सुंदर नहीं लगती थी कि उसके साथ डांस किया जा सके। उसमें एलिजाबेथ के बारे में और जानने की इच्छा जगी। उससे बातचीत के लिए एक कदम उठाते हुए वह उसकी दूसरों से हो रही बात में शामिल हो गया। उसके ऐसा करने से एलिजाबेथ ने उस पर ध्यान दिया। यह सर विलियम लुकास का घर है जहां पार्टी आयोजित की गई थी। मिस्टर डार्सी का क्या मतलब है? उसने शार्लोट से कहा। मेरी कर्नल फोर्ड से हो रही बातचीत को सुनने से क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब तो मिस्टर डार्सी ही दे सकते हैं। लेकिन अगर वह ऐसा फिर करता है तो मैं उसे बता दूंगी कि उसे देख रही हूँ। उसकी आंखें व्यंग से भरी है और अगर मैंने सख्त रवैया नहीं अपनाया तो मुझे उससे जल्द ही डर लगने लगेगा। थोड़ी देर बाद वह उनकी तरफ आने लगा। भले ही उसमें बात करने की इच्छा नहीं दिखाई दे रही थी। मिस लुकास ने अपनी दोस्त को इस विषय को उसके सामने छेड़ने से मना कर दी रही थी, जिसने एलिजाबेथ को ऐसा करने के लिए और भी ज्यादा प्रोवोक किया। वह उसकी ओर मुड़कर बोली, मिस्टर डार्सी, क्या आपको लगता है
कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? जब मैं कर्नल फोर्ड्स को मैरिटन के में बॉल आयोजन करने के बारे में कह रही थी, आप काफ़ी ज़्यादा जोश में थी। और यह एक ऐसा विषय है जो एक स्त्री को जोश में भर ही देता है। आप हमारे साथ काफ़ी कटु हैं। जल्दी ही छेड़ने का मौका उसे मिलेगा, मिस लुकास ने कहा। एलिजा, मैं वह यंत्र खोलने जा रही हूँ और तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? तुम दोस्त के हिसाब से एक अजीब प्राणी हो। हमेशा चाहती हो कि मैं हर किसी के सामने बजाऊं और गाऊं। अगर मेरे घमंड ने संगीत की दिशा ली तो तुम मेरे लिए अमूल्य होती, लेकिन जैसा अभी हाल है, मैं उनके सामने नहीं बैठूंगी जिन्हें सबसे अच्छे संगीतज्ञों की आदत है। मिस लुकास के टिके रहने पर उसने जोर दिया। बहुत अच्छे, अगर ऐसा होना है तो ऐसा ही हो। और मिस्टर डार्सी को गंभीरता से देखते हुए कहा, एक पुरानी कहावत है जो यहाँ सबको पता होगी। दलिया को ठंडा करने के लिए अपनी सांस बचा कर रखो, और मैं अपनी सांस गाने के लिए बचा कर रखूंगी। उसका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन बहुत खास नहीं था। एक या दो गाने के बाद, इससे पहले कि वह उन लोगों को जवाब दे पाती जो उसे और गाने के लिए कह रहे थे, उसके बाद उसकी बहन मैरी वाद्य यंत्र पर आ गई, क्योंकि वह अपने परिवार में सबसे साधारण वे ज्ञान और सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। प्रतिभा प्रदर्शन के लिए हमेशा अधीर रहती थी। मैरी मैरी में प्रतिभा थी और न शलेका। हालांकि घमंड ने उसे सुविधा दी थी, इसके साथ ही उसने उसे एक जानकार होने का एहसास और गर्विला व्यवहार भी दिया था, जो उसकी क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती थी, जो उसकी पहुंच से बाहर थी। सहज और अप्रभावित एलिजाबेथ को ज्यादा पसंद से सुना गया। हालांकि वह उसका आधा भी अच्छा नहीं बजाई थी। मैरी एक लंबे संगीत के बाद इस बात को लेकर खुश थी कि उसने स्कॉच और आयरिश एयर्स से प्रशंसा और कृतज्ञता बटोरी, जो अपनी छोटी बहनों के निवेदन पर लुकास परिवार के कुछ लोगों के साथ डांस करने में शामिल हो गई थी। मिस्टर डार्सी ऐसी शाम गुजरते देख उनके पास चुपचाप मौन गुस्से में सारी बातचीत से दूर खड़े रहे, और वे अपने उन विचारों में खोए हुए थे जो सर विलियम लुकास को उनका पड़ोसी बता रहे थे। तब सर विलियम ने यह कहना शुरू कर दिया, मिस्टर डार्सी, युवाओं के लिए कितना मोहक मनोरंजन है। डांस जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। मैं इसे सभ्य समाज का पहला लक्षण मानता हूँ। बिल्कुल महाशय, दुनिया के कम सभ्य समाज में भी इसे प्रचलित होने का सुविधा मिला है। हर जंगली नाच सकता है। सर विलियम सिर्फ मुस्कुराए। आपकी दोस्त काफी अच्छा बजाती है। वे मिस बिंगले को ग्रुप में आते हुए देखकर थोड़ा रुककर बोले, और मुझे इस पर थोड़ी भी शंका नहीं है कि आप भी इस कला में कुशल हैं, मिस्टर डार्सी। महाशय, ऐसा लगता है कि आपने मुझे मैरिटन में डांस करते देखा है। हाँ, सच में उस दृश्य से काफी आनंद मिला। क्या आप सेंट जेम्स में भी डांस करते हैं? नहीं महाशय। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस जगह को भी कृतार्थ करना चाहिए? यह एक ऐसी चीज है जिससे मैं किसी जगह को कृतार्थ नहीं कर सकता, अगर मुझे मौका मिले। मुझे लगता है आपका शहर में घर है। मिस्टर डार्सी ने सिर झुकाया। मैंने एक बार खुद भी शहर में बसने की बात सोची थी, क्योंकि मुझे उत्तम समाज पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लंदन की हवा लेडी लुकास को काफी रास आएगी। उन्होंने जवाब की आशा में एक पल का विराम लिया, लेकिन उनके मित्र की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एलिजाबेथ को उसी समय अपनी तरफ आते हुए देखकर उन्हें एक सज्जन जैसा व्यवहार करना पड़ा। उन्होंने उससे कहा, माय डियर मिस एलिजा, आप डांस क्यों नहीं कर रही? आप डांस क्यों नहीं कर रही? मिस्टर डार्सी, मुझे अनुमति दीजिए कि इस युवा स्त्री का सुझाव आपके पार्टनर के लिए दे सकूं। मैं पक्का कह सकता हूं, आप डांस करने से मना नहीं कर सकते जब आपके आसपास इतनी सुंदरियता मौजूद है। और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने उसे मिस्टर डार्सी को दे दिया, जो बहुत चकित था, लेकिन इसे लेने से इनकार भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी हलचल के साथ
उसने सर विलियम से कहा, बिल्कुल सर, मेरा डांस करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगता है मैंने आपको कोई इशारा तो नहीं किया कि मैं किसी पार्टनर की तलाश में आया हूँ। मिस्टर डार्सी ने सबसे मिस्टर डार्सी ने बड़े शिष्टाचार शिष्टाचार के साथ निवेदन किया कि उन्हें एलिजाबेथ के हाथ का सम्मान दिया जाए, पर कोई कोई लाभ नहीं हुआ। एलिजाबेथ ने ठान लिया था। सर विलियम भी उसे अपने निर्णय से नहीं डिगा सके। मिस एलिजा, आप डांस में इतनी अच्छी हैं, मुझे इसे देखने के अवसर से वंचित रखना क्रूरतापूर्ण होगा। हालांकि ये सज्जन सामान्य मनोरंजन को नापसंद करते हैं, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हमें आधे घंटे का समय दिया जाए। मिस्टर डार्सी बहुत विनम्र है, एलिजाबेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। वे सचमुच ऐसे हैं, लेकिन माय डियर मिस एलिजा, इस प्रलोभन को देखते हुए हम उनके अनुग्रह पर आश्चर्य नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे पार्टनर को कौन मना करेगा। एलिजाबेथ ने कुटिलता से देखा और चली गई। उसके प्रतिरोध ने उसे इस सज्जन के साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह सिर्फ अपने आत्मसंतोष के बारे में सोच रहा था। जब मिस बिंगले ने उसका अभिवादन किया, मैं तुम्हारे विचारों में खोए रहने का कारण का अनुमान कर सकती हूँ। मुझे लगता है शायद नहीं। तुम सोच रहे होगे कि इस तरह शामें बिताना कितना असहनीय होगा ऐसे समाज में, और मेरा भी यही नजरिया है। मैं अभी इतनी नहीं चिढ़ी हूँ। मैं कभी भी इतनी नहीं चिढ़ी हूँ। यह फीकापन, यह शोरगुल, यह शून्यता, फिर इन लोगों का अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझना। तुम्हारी आलोचना सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारा निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मन काफी लगा हुआ है। मैं उस आनंद के बारे में सोच रहा था जो एक सुंदर स्त्री की चेहरे के सामने दो आंखों का जोड़ा दे सकता है। मिस बिंगले ने तुरंत अपनी आंखें उसके चेहरे पर जमाई और उसे इच्छा हुई कि वह उसे बताए कि किस स्त्री ने उसमें ऐसी भावनाएं जगाने का काम किया है। मिस्टर डार्सी ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, मिस एलिजाबेथ बेनेट ने। मिस एलिजाबेथ बेनेट ने? मिस बिंगले ने दोहराया। मुझे आश्चर्य है, वह कब से तुम्हारी पसंद हो गई? यही सवाल है जिसे मैं तुम्हारे द्वारा पूछे जाने की आशा करता हूँ। एक स्त्री की कल्पना बड़ी तेज होती है। वह प्रशंसा से प्रेम में कूद जाती है, प्यार से विवाह में कूद जाती है, वह भी एक ही पल में। मैं जानता था कि तुम मेरी खुशी की कामना करोगी। नहीं, अगर तुम उसके बारे में गंभीर हो तो मैं मान लूंगी मामला पूरी तरह सुलझ गया है। सच में तुम्हें एक मोहक सांस मिलेगी और बेशक वह तुम्हारे साथ हमेशा पेम्बरले में रहेगी। उसने उसे पूरे तटस्थ भाव से सुना। जब उसने अपना मनोरंजन इस तरह से किया, उसके शांत मिजाज ने उसे आश्वस्त किया कि सब सुरक्षित है, ताकि वह मनमर्जी बोल सके। कभी कभी कहानी की सबसे बड़ी घटनाएं शब्दों में नहीं होती, बल्कि नजरों, चुप्पियों और धारणाओं में छुपी होती है। एक ओर सच्ची सरलता है और दूसरी ओर संयमित अभिमान। आगे क्या बदलेगा, दिल या धारणा? दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ में कहानी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू। धन्यवाद।